अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। प्रोग्राम में आज हमें सबसे पहले बात करनी है अमेरिका और रूस के दरमियान जारी यूक्रेन तनाज़े पर। आज जो अब देखा ये जा रहा है कि इस तनाज़े के ऊपर कशीदगी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। वाशिंगटन ने पहले भी कई बार कहा है और एक बार फिर रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले का खदशा जाहिर कर दिया है। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन यूक्रेन पहुंचे और फौजी इमदाद की पेशकश भी कर दी है। रूस ने यूक्रेन तनाज़े पर अमेरिका से मुज़ाकरात का नया दौर शुरू करने से भी इनकार कर दिया है। पहले ये कहा जा रहा था रशिया की जानिब से कि ठीक है जी, आएँ आप बात करें, हम तो अटैक करना ही नहीं चाहते, लेकिन अब ये जो सूरत हाल इख्तियार कर चुका है ये मामला, इसके बाद इस मामले को ठंडा करने के लिए नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने रूस और नेटो इत्तेहादियों को दोबारा मुज़ाकरात की दावत दे दी है। लेकिन रशिया जो है अब वो किसी से इस मामले पर बात नहीं करना चाह रहा है। मामला कहाँ पहुँच चुका है, कहाँ पहुँच सकता है, ये सारी चीज़ें पहले एक रिपोर्ट में देखिए, फिर इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे। अमेरिकी सदारती तर्जुमान जिन साकी ने खबरदार किया है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात को लिए अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा कीव पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की सरहद के करीब 1 लाख तक फौजी एहलकारों को तैनात करने का मंसूबा रखते हैं। वो यूक्रेन के खिलाफ कोई भी जारहाना कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने यूक्रेन की दिफाई फौजी इमदाद में $200 मिलियन की इजाफी इमदाद करने का वादा किया। ब्लिंकन ने रूसी हमले के खदशात के पेश नजर अपने दौरे पर अमरीकी फौजी इमदाद का वादा किया। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने रूस पर यूक्रेन तनाज़े को सफारती सतह पर हल करने पर भी जोर दिया। बरतानिया ने भी यूक्रेन को टैंक शिकन हथियारों की फराहमी शुरू कर दी है। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा के मुताबिक हथियारों की फराहमी का मकसद यूक्रेन को मजबूत दिफा फराहम करना है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने रूस की जानिब से बॉर्डर पर फौजियों की तादाद बढ़ाने की मजम्मत की और उसे बैनुल अक़वामी वादों की खिलाफ वर्जी करार देते मास्को पर वादों की पासदारी पर जोर दिया। दूसरी जानिब रूस ने यूक्रेन तनाज़ा पर अमेरिका से मुज़ाकरात का नया दौर शुरू करने से इनकार कर दिया है। रूस के वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि मास्को सिक्योरिटी जमानत से मुताल्लिक मुतालबात अमेरिका और यूरोप के सामने रख चुका है। रूस को अमेरिका और मगरबी ममालिक के जवाब का इंतजार है। जब तक अमेरिका हमारे मुतालबात का जवाब नहीं देगा तब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। बिल्कुल जी, जब तक अमेरिका हमारे सवालात के जवाबात नहीं देखता है तब तक उससे किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। ये है रूस का वो मौक़िफ़ जो अब सामने आया है। इससे पहले खैर वो तैयार था बातचीत करने के लिए, अब क्यों तैयार नहीं है? मामला क्या रुख इख्तियार कर सकता है, कितना संगीन हो सकता है, इस पर हम बात कर लेते हैं जी। असद महमूद साहब जो कि जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम अस्सलाम आसमा, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है असद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आप वक्त निकाल रहे हैं एक बार फिर से हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे लिए। अच्छा असद साहब, इस मामले पर आपसे हमारी पहले भी बात हो चुकी है। रूस का पहले दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि वो तो अटैक करना ही नहीं चाहता है, या ये सारी हवाई बातें हैं जो अमेरिका की जानिब से हो रही हैं, लेकिन अमेरिका एक बार फिर से ये मौक़िफ़ दोहराता हुआ दिखाई देता है। क्यों बार बार रूस की जानिब से इनकार के बावजूद अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि अटैक हो सकता है? फिर एंटनी ब्लिंकन का वहाँ का दौरा करना, उनको इमदाद की यकीन दहानी कराना यूक्रेन को, क्या मामला है ये सारा? ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच आसमा। मैं ये समझता हूँ कि ये एक नर्व्स की गेम है जो इस वक्त चल रही है। आप यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, ये सारे इकट्ठे हैं। और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को आप एक लिहाज से ले लें, और जो मैदान इस वक्त सबके सामने है वो तो यूक्रेन का है। यूक्रेन की हालत वैसे भी इकनॉमिकली बेइंतहा ख़राब है। एक्चुअली देखा जाए अगर पूरे यूरोप की अगर सिचुएशन को हम लेते हैं तो, बट आई वुड सिंपली से, ये जिस तरह की आपने ये शटल डिप्लोमेसी देखी है, जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को आपने, यानी आज के दिन में ही वाज इन यूक्रेन, अभी हिल बी इन जर्मनी, कल उनकी वहाँ पे डिस्कशन हो रही है अपने काउंटर पार्ट के साथ, वो जर्मन के साथ भी मिल रहे हैं, फ्रांस के अपने काउंटर पार्ट के साथ भी, इवन जो यूके वाले हैं उनके साथ मिल रहे हैं। एंड दिसे जी के जुम्मे वाले दिन इनकी मुलाकात है सरगेई लारोव से, जो कि रशिया के जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा हैं। बट अभी जो ऑफ लेट सिचुएशन ऐसी लग रही है कि रशिया का ये कहना है कि जो हमारी डिमांड्स हैं वो तो ऑलरेडी हम पिछले वीक इनका थर्ड राउंड ऑफ टॉक से, जो कि यूरोपियन यूनियन के साथ थे, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ थे, वो तो एक लिहाज से नाकाम हो गए। वाई इट इज सो? बिकॉज रशिया किसी सूरत के अंदर भी ये नहीं चाहता कि यूक्रेन शुड बिकम पार्ट ऑफ नाटो की बात करते हैं। पहली बात तो ये है।
दूसरा दिस है कि जी किसी सूरत के अंदर भी यूक्रेन के अंदर जो नेटो के फौजी अड्डे नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा जो उनकी तीसरी बड़ी डिमांड है जैसे कि जी नेटो को किसी सूरत के अंदर भी उनकी फर्दर ईस्टवर्ड मूवमेंट किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए, एंड वी डोंट वांट टू सी दैट। और अगर इन चीज़ों को वो मानते हैं फिर तो हम एक लिहाज से कह सकते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बट अदर देन दैट सर्टेनली इट सीम्स के अब लेट्स सी, दिस इज जस्ट मैटर ऑफ नो 40 to 48 आवर्स व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम। बट जनरली आई वुड से कि यस, आप ये देखें ना सिचुएशन तो वाकई ओवरऑल जिस अगर आपको याद करें थोड़ा सा चंद साल पीछे चले जाएं तो आप इसी तरीके से ये वेस्टर्न कंट्रीज ये नाटो ये सारे इकट्ठे थे और इराक के ऊपर उन्होंने चढ़ दौड़े थे। वो भी हम सबके सामने है। जो कुछ लीबिया के साथ हुआ वो भी सारा सामने है। एंड यूके वाज द वन इवन एट दैट टाइम जब जो कुछ लीबिया के साथ भी हुआ था। और अब ये देखें कि इन्होंने एंटी टैक वेपन्स जो हैं वो उन्होंने इमीडिएटली भेज दिए। और अगर आपको याद हो लास्ट टाइम भी आपसे मेरी बात हुई थी, ये अपने की असलहे की जो फैक्ट्रियां हैं, अपनी असलहे की जो तजारत है ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड है, ये सर्टनली उनको एक छोड़ कई सारे दुश्मन इनको चाहिए होते हैं और उन्होंने असलहा ये बेचना होता है और उसके लिए सर्टनली बहुत सारी चीजें एक लिहाज से आती हैं। ठीक है, और ठीक इस है। वक्त नहीं मैं भी है समझता हूँ तो क्रिएट कर लिया जाता है। तो जी क्या बिल्कुल। इस मामले में भी असद साहब यही हो रहा है? क्योंकि देख हम यही रहे हैं, जिस तरह से असलहे की आपने तिजारत की बात की है, जिस तरह से इराक के साथ क्या किया गया ये आपने बताया है, लीबिया के साथ ये क्या हुआ ये भी आपने इसका भी तस्करा किया। लगता है कि इन्होंने कुछ सीखा नहीं है, क्योंकि बरतानिया की जानिब से हम अभी भी देख रहे हैं कि यूक्रेन को दिफाई सामान की तरसील की जा रही है, ये तलात आ रही हैं। कनाडा भी रूस के इकदाम की मजम्मत करता दिखाई देता है। जर्मनी भी धमकियां दे रहा है कि अगर रूस ने हमला किया तो उसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। हालांकि रूस बार बार ये कह रहा है कि वो ये नहीं करेगा। ये तो खैर आप खुद कह रहे हैं 40 to 48 आवर्स जो है नेक्स्ट वो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो बताएंगे कि क्या होने जा रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो हैं वो ये जो यूक्रेन तनाज़ा जिसको मैं कहूँगी कि खुद से ज़्यादा इसको बनाया जा रहा है, तनाज़ा था या नहीं था, इसको तनाज़ा बना लिया गया है, इस तनाज़े की आड़ में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तैयार बैठे हैं, जिस जानिब अभी आपने इशारा भी किया। ये सारे के देखिए सारे ममालिक हैं। मैं आपसे ये अर्ज करूंगा, अगर इन की लीडरशिप का अगर कंपैरिजन करें तो मैं समझता हूं कि चाहे यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं उसकी लीडरशिप को ले लें या फिर अमेरिका की लीडरशिप को ले लें, वो किसी सूरत भी स्टैंड आउट नहीं करते इन फ्रंट ऑफ पुतिन की जो अपनी लीडरशिप है या ओवरऑल जो उनकी टावरिंग पर्सनालिटी और फॉर दैट मैटर जिस तरह के डिसीजन प्रेसिडेंट पुतिन ले सकते हैं। देखिए सिचुएशन कोई इतनी नॉर्मल तो है कोई नहीं। अगर वहां पर इस वक्त 1,27,000 ट्रुप्स मौजूद है जो कि यूक्रेन के बॉर्डर्स के ऊपर मौजूद हैं। अच्छा वो जो ऑपरेशन जैसे चलता है करना होता है आपने उसने जिस तरीके से मूव करना है और उससे पहले की जो एक्शन है वो भी आपको सारे नजर आते हैं। उन्होंने फील्ड हॉस्पिटल्स को मूव किया, उन्होंने रिकॉनेसेंस की फ्लाइट्स चल रही हैं और मुख्तलिफ तरह की सैटेलाइट की या जो ओके रेडियोज जो हैं उनकी जो ओवरऑल मूवमेंट है वो भी सारी सारी दुनिया को एक लिहाज से नजर आ रही है और सर्टनली इनके पास ये सारी मालूमात तो एक लिहाज से हैं। अच्छा आज के दिन के अंदर फिर यूक्रेनियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने तो बेतहाशा जिसको कहते हैं परेशानी का इजहार किया कि जी नहीं हाँ किसी सूरत के अंदर भी हमें एक लिहाज से सपोर्ट दी जाए। अच्छा उसी के साथ जब ब्लिंकन ने ये कहा कि जी जो स्ट्रेंथ इस वक्त मौजूद है यूक्रेन की बॉर्डर के ऊपर रशिया अगले चंद दिनों के अंदर उसको दुगना कर सकता है। सो ये तो आप जरूर कह सकते हैं कि जी हाँ सिचुएशन को एक एक लिहाज से बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। प्लस उन्होंने क्या किया कि तकरीबन को 500 से 700 किलोमीटर रेंज के जो मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं रशिया ने वो भी मूव कर दिए। उनके कुछ 36 लॉन्चर जो है उन्होंने मूव किए और यूक्रेन इज फेयरफुल कि जी वो लॉन्चर जो है जो उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स या इंस्टॉलेशंस हैं ये उनको एक लिहाज से टारगेट करेंगे। सो सिचुएशन तो इस तरह की है। दूसरी बात अगर आप करें वेस्टर्न कंट्रीज की, यानी आप जर्मनी को बेनतहा एक्टिव एक लिहाज से देखते हैं, आप फ्रांस भी और यूके तो इस हद तक एक्टिव है कि उन्होंने एंटी टैंक वेपन से एक लिहाज से भेज दिए। और कोई ऐसा नहीं आप कह सकते कि यूके ने अगर ये वेपन्स भेजे तो कोई मुफ्त में भेज दिए होंगे। सर्टनली इसके बाद उन्होंने पैसे चार्ज करने, पैसे तो जितने भी अलाइज हैं नेटो के उन्होंने सबने एक लिहाज से पुल अप करना है। मैं नहीं कहूँगा अमेरिका भी, अब अमेरिका ने आज कहा जी कि ये 200 मिलियन जो डॉलर्स हैं वो हम इनको इमदाद देने के लिए तैयार हैं। और फिर साथ ही कहा कि इनकी जो जो तहफ़्फ़ुज़ है इनकी सालमियत का, इंटेग्रिटी का, सर्टनली हम उसके लिए साथ देने को तैयार हैं। आप देखें ना एक तरफ तो अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज, यूके इस इन चीज़ों पे चल रहे हैं।
दूसरी तरफ मैं आपसे कहूँगा कि अफ़गानिस्तान को उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया एंड सी व्हाट इज़ द सिचुएशन इन अफ़गानिस्तान एंड नो वन इज़ पुश्ड अबाउट इट और दूसरी तरफ वो चलते जा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज़ अगेन आई से कि इनको एक दुश्मन हर हाल में चाहिए बट दिस टाइम आई से कि ठीक जो है, लेकिन उन्होंने इस एक जगह से शिकस्त का सामना हुआ है, लेकिन उससे कुछ सीखा, नहीं सीखा, इस चीज़ को पसे-पुश्त डाल के जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि उससे अब इनको कोई कंसर्न दिखाई नहीं देता, इनमें से कोई भी कंसर्न नहीं है उस सारे मामले को लेकर, अभी एक नया महाज जो है वो खोल रहे हैं। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बता दीजिएगा असद महमूद साहब, ये जो अभी आपने खुद भी ज़िक्र किया कि रूस का ये जो मौक़िफ़ है जिसमें उसने कहा है कि जी हमने तो सिक्योरिटी ज़मानत से मुतालिक मुतालबात जो हैं वो अमेरिका और यूरोप के सामने रख दिए थे, अब चूँकि हमें उनका जवाब नहीं दिया जा रहा है तो फिर अब हम आगे मुज़ाकरात क्यों करें? पहले हमें इसका जवाब दिया जाए। तो मुझे मेरे नाज़रीन को ज़रा ये बता दीजिएगा क्या ये सवालात हैं, क्यों इनके जवाबात नहीं दिए जा रहे हैं, क्यों इस चीज़ को आसान नहीं कर लिया जाता कि ठीक है जी अगर अगला दौर शुरू करना है तो कहीं ना कहीं तो सही कह रहा है ना रशिया कि इन सवालों के तो जवाब दे, मैं आगे क्यों चलूँ जब इनके जवाब ही नहीं है आपके पास। जी, आसमा मैं एक अभी आपसे पहले भी मैंने अर्ज़ किया था। देखिए, एक हमें बिल्कुल क्लियर है ये कि यूक्रेन कोई छोटा मुल्क नहीं है। ऑलमोस्ट कुछ 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर की इसका रकबा है और पाकिस्तान का ये तकरीबन 75% एक लिहाज़ से आता है। दिस इज़ अ बिग कंट्री और नाटो को ले लें, अमेरिका को ले लें, यूके को ले लें, वेस्टर्न कंट्रीज़ को ले लें, वो ऐसा लगता है कि वो ललचाई नज़रों से देख रहे हैं। व्हाई इट इज़ सो? बिकॉज़ दे वांटेड टू बी राइट ऑन बॉर्डर ऑफ द रशिया और ये है वो रशिया का जो सबसे बड़ा जिसको कहते हैं कि सवाल है कि वो किसी सूरत में इनके ना वहाँ पर अड्डे एक्चुअली नहीं चाहता कि मिलिट्री बेसेस उनके बने, ठीक है। ना किसी सूरत के अंदर रशिया चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो का या यूरोपियन यूनियन का एक ये स्पेशली नाटो का वो हिस्सा बने और प्लस नाटो की किसी सूरत के अंदर ईस्टवर्ड मूवमेंट जो टुवर्ड्स रशिया आती है वो किसी सूरत में उसको अलाउ नहीं करेगा और उसके ऊपर मेरा ख्याल है रशियन प्रेसिडेंट आर फॉर दैट मैटर द रशियन गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज और ये इन्हीं को आप ये देख लीजिएगा कि इनको पीछे हटना पड़ेगा। रशिया किसी सूरत के अंदर मैं समझता हूँ कि पीछे नहीं हटेगा। अगर आपको याद हो 2014 के अंदर भी जी जी। जब क्रीमिया पे सारे के सारा सिलसिला हुआ था तो हाँ उस वक्त भी हाँ दुनिया बड़ी गर्म हुई थी रशिया के ऊपर, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। रशिया ठीक क्रीमिया जो है 27,000 स्क्वायर किलोमीटर से वेरी स्मॉल पीस कहना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद आज भी आप देख लें कि क्रीमिया जो है इट इज एक्चुअली डिक्टेटेड एंड रूल बेसिकली बाय द रशियंस। सो बाय मैं द ये रशियंस, जरूर ठीक कहूंगा ठीक है। कि ये जी जी। बिल्कुल ये मगरबी जी जी अच्छा असद साहब, एक और चीज़ बता दीजिएगा ना, अभी नेटो का बार-बार चूँकि आपने तज़करा किया है, ठीक है, अमेरिका से नहीं मैं मुज़ाकरात कर रहा, ये तो कह दिया जी रूस ने, लेकिन नेटो ने भी तो कहा है ना मॉस्को को कि यूक्रेन के मामले पर हम दोबारा से मुज़ाकरात कर लेते हैं। तो अगर अमेरिका के साथ नहीं कर रहा तो क्या कुछ चांसेज़ हैं कि नेटो की दावत को वो कबूल कर ले, कुछ उनके साथ कुछ मामलात तय हो जाएँ तो फिर अमेरिका को भी समझ आ जाए? देखिए ना, नेटो ही तो असल असल मसले की जड़ है। नेटो मूव करना चाहता है आगे। अच्छा, नेटो और अमेरिका की अगर आप बात करें, ये समझते हैं कि ये अमेरिका को अंडरमाइन करना चाह रहा है, नेटो को किसी तरीके से कंटेन करना चाह रहा है और नेटो और अमेरिका को मिलके ये कमज़ोर करना चाह रहा है। रशिया ये है उनका एक लिहाज से या उनकी ओवरऑल जो कैपेसिटी है, उनको ये चैलेंज कर रहे हैं, उनको ये वीक करना चाह रहे हैं। और उसको ओवरकम करने के लिए आप ये देख लें कि जिस तरह का ब्लेजरेंट किस्म का एटीट्यूड, जिस तरह के बयानात एक लिहाज से आ रहे हैं, सो मच सो आप देख लेना कनाडा का तो कोई ताल्लुक ही नहीं आता। कनाडियन का जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से बयानात एक लिहाज से आ रहे हैं। जर्मनी की जो गैस पाइपलाइन है अभी द गैस हैज येट टू गो ओवर देयर, उन्होंने कहा जी नहीं हम इसको सील करने के लिए तैयार हैं एंड सो ये मच तो सो दे ट्रांसपेरेंटली से बोला है ना, कि ये जी तो उन्होंने आज साफ धमकी दे दी है सर कि ब्लॉक कर जी, देंगे बिल्कुल इस ऐसा गैस पाइपलाइन जी, को। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी तक तो चले वो फिलहाल मैं समझता हूँ कि रकम भी एक लिहाज से रशिया को नहीं आना शुरू हुई है, तो प्रॉब्लम तो जर्मनी को होगी ना, रशिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैस इन्होंने भेजनी है, जर्मन्स ने इस्तेमाल करनी है। देखें ना, अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर इतनी शदीद सर्दी है इस दफ़ा, तो व्हाट टू टॉक ऑफ द देन यूरोप की बात करें, जर्मनी की बात करें, सर्टेनली उनकी कमज़ोरी है। बट ये बयानात आप बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आते हुए आप देखेंगे। बट मैं अगेन आई वुड से कि रशिया इज गोइंग टू प्रिवेल अपॉन, चाहे कुछ भी हम कर लें, ये इनके लिए ये बयानात देते रहेंगे, सारा कुछ करते रहेंगे और अगर सिचुएशन खराब होती है तो रशिया कैन गो टू एनी एक्सटेंट एंड दे वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। हकीकत में मैं टाइम आपसे ये हमारे पास बताऊं। कम है असद साहब, मुझे कहा जा रहा है कि मैं आपको थैंक्स बोल दूं, लेकिन मुझे चलते चलते ही बता दीजिएगा अगर हम बात करें कितने परसेंट चांसेस हैं कि सिचुएशन खराब हो सकती है, कितने परसेंट अभी भी आपको चांसेस लगते हैं कि नहीं 40 टू 48 आवर्स जो आने वाले हैं नेक्स्ट उसमें सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है, परसेंटेज में अगर आप बता सकें प्लीज। देखिए, मैं उसमें इस तरीके से कह सकता हूँ, सो फार तो इट इज़ 50-50, क्योंकि अगर रशिया को अकोमोडेट करते हैं, रशिया अपनी डिमांड्स के अंदर बड़ा फर्म है। ये चंद महीने पहले भी यही कह रहे थे, चंद हफ्ते पहले भी रशिया यही कह रहा था और आज भी यही कह रहा है।
और उसी के ऊपर वो उनसे डिस्कस करने को तैयार है कि किसी सूरत के अंदर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा रशिया। और दैट इज़ द रीज़न। देखिए ना, अगर इतनी बड़ी फ़ोर्स को उन्होंने उठा के यूक्रेनियन बॉर्डर के ऊपर लगा दिया है, तो आई वुड सिंपली से कि वो इसलिए तो नहीं लगाया कि अच्छा जी जिसके बाद वो वापस चले जाएँगे, वो उनको मान लेंगे और वो अड्डे वहाँ पर आके खोल ले नाटो, नाटो जो इस बार मूवमेंट कर ले। नथिंग ऑफ दैट काइंड। रशिया इज़ एब्सोल्यूटली क्लियर। ये बिल्कुल इनको धमकियाँ ये मिलती रहेंगी वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से या नाटो की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। बट रशिया को ये पता है कि उसकी अपनी सालमियत जो है, और फॉर दैट मैटर उसका अपना जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इवन दैट इज गोइंग टू बी अंडर थ्रेट अगर ये नाटो जो है वो यूक्रेन के अंदर एक लिहाज से आता है या उनको मिलिट्री बेसिस मिल जाते हैं। सो मैं समझता हूं कि रशिया इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेगा और सिचुएशन खराब होती है तो यस देयर आर ऑल द चांसेस एंड आई वुड से कि मे बी 80 to 90% के रशिया सर्टनली इज गोइंग टू इन्वेड। ऐसा तो नहीं होता ना, रशिया ने बिल्कुल नहीं कंप्रोमाइजिंग मोड के अंदर नजर आता, मैं समझाऊं। बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में आपको दिखाई नहीं देता है रशिया। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया। असद महमूद साहब, अमेरिका कहीं ना कहीं अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है, अभी भी ऑफर किया जा रहा है कि चले जी टेबल टॉक कर लेते हैं, मुज़ाकरात कर लेते हैं, बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, थैंक अपना यू वेरी तज्जिया मच। बहुत शानदार किस्म का हमसे शेयर कर रहे थे हमेशा की तरह। और जैसे कि आपने देखा अभी गुफ्तगू सुनी असद महमूद साहब की, जहाँ उन्होंने इराक का जिक्र किया, लिबिया का जिक्र किया, वहाँ उन्होंने अफगानिस्तान का भी जिक्र किया कि अमेरिका ने वहाँ क्या किया, उसके इत्तेहादियों ने क्या किया। तो मेरे ख्याल में अभी प्रोग्राम में हम कुछ अफगानिस्तान ही की बात कर लेते हैं, जिसके अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद जो हैं, उन्होंने मुस्लिम मुल्कों पर अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने में पहल करने पर जोर दे दिया है। काबुल में पहली इक़्तिसादी कॉन्फ्रेंस हुई, इसी से वो खिताब कर रहे थे। कहना उनका ये था कि हुकूमत की कानूनी हैसियत के लिए दुनिया की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, अब मुसलमान ममालिक बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करें, जिसके बाद उम्मीद है कि हम तेज़ी से तरक्की करेंगे। उन्होंने अफगानिस्तान के मुंजमद असासों को अपनी आवाम का हक करार दिया और कहा कि अमेरिका को चाहिए कि इन असासों को बहाल करे। उनका कहना यह भी था कि अगर ऐसा कर दिया जाता है तो अफगानिस्तान के माशी मसाइल पर काबू पाने में मदद मिलेगी। अगर महज़ब दुनिया को वाकई इंसानी मुआशरे का दर्द है तो आएँ इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए इंसानी मसाइल पर काबू पाने की तरफ हकीकी कदम उठाएँ। अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखुंदज़ादा की पहली कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोजेक्ट्स के इंतज़ामी अमूर की निगरानी करने वाले अरकान भी मौजूद दिखाई देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के अफगानिस्तान के लिए ख़ुसूसी मंदूब जो हैं, उन्होंने इस दौरान कहा कि अफगानिस्तान में मुआशी बहरान एक संगीन मसला है जिसे तमाम ममालिक की जानिब से हल किए जाने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे अहम पॉइंट जो आज की इस खबर में मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ, हम आपसे जो शेयर करना चाह रहे हैं, वो यही है कि कहा यह गया है मुल्ला मोहम्मद हसन की जानिब से कि जो इस्लामी ममालिक हैं, एटलीस्ट क्योंकि अफगानिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, तो उसको तस्लीम करने में पहल करें। ये किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, कोई एक मुल्क क्या इस्लामी ममालिक में से पहल करेगा, नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें और बहुत सारी डिटेल जो है जान लेते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी, सीनियर तज्जियाकार हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला गुल साहब, बड़ी एक सादा सी फरमाइश बज़ाहिर देखने में लगती है, जो यहाँ के वज़ीर आज़म अफ़गानिस्तान के हमें करते हुए दिखाई देते हैं कि जी चलें, कोई और मान रहा है, नहीं मान रहा, यूरोप मान रहा है, अमेरिका मान रहा है, नहीं मान रहा, बाकी दुनिया मान रही है, नहीं मान रही है, हम मुसलमान मुल्क हैं, चले मुसलमान मुल्कों में से हमें मानना जो है, तस्लीम करना जो है शुरू किया जाए। ये इतना ही सादा है जितनी सादगी से उन्होंने मुतालिबा कर दिया है, इतना सादा है इसको मानना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इतना सादा नहीं है, उनकी ख्वाहिश ज़रूर है और मेरे ख़्याल में कोई नाजायज़ ख्वाहिश भी नहीं है। लेकिन मसला ये है कि इंटरनेशनल बहुत सारे प्रेशर्स हैं और हम सब जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, वो सिग्नेटरी हैं मुख्तलिफ अकॉर्ड्स के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर, दुनिया के मुख्तलिफ फोरम्स पे हमने दस्तखत किए हैं, मुआहदात किए हुए हैं और उन इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को यकसर मुस्तरद कर देना जो है वो मुमकिन नहीं होता। अब मसला यह है कि एक तरफ ओआईसी का इजलास पाकिस्तान का बुलाना एक जुर्रतमंदाना इकदाम था और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फरीज़ा जो है वो अंजाम दिया, जो बाकी किसी मुल्क ने नहीं किया और पाकिस्तान ने ये सबकत ली अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है, बारह बार मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर वज़ीर आज़म साहब, हमारे जो फौजी सरबराह हैं, इसी तरीके से जो दीगर हमारे फॉरेन ऑफिस है, वो अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी सूरत अफ़गानिस्तान के मामलात को दुनिया के सामने उजागर किया जाए और वहाँ जो पैदा होने वाली एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप हुआ है, उसको दुनिया को बताया जा सके। क्योंकि पाकिस्तान और इसके साथ मुल्का जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ जो तुर्कमानिस्तान है और उज़्बेकिस्तान है, इसी तरह से ईरान है,
ये वो सारे ममालिक हैं, ताजिकिस्तान है, जो बाकायदा बराह रास्त अफ़ेक्ट हो रहे हैं। और ना सिर्फ वो ये देख रहे हैं कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, लेकिन साथ ही साथ वो ये देख रहे हैं कि अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पैदा होता है, इंसानी जानों का भूख और अफ़लास जो है वो अगर वहाँ डेरे डाल लेती है और इसी तरीके से बीमारी अगर वहाँ घेर लेती है, पूरी दुनिया कोविड का शिकार है, तो उस सूरत में जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं, उन तक दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं, उनमें भी इज़ाफ़ा हो सकता है। क्योंकि ज़ाहिर है, दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं, वो देखने में ये आया है कि उन ममालिक में ज़्यादा जन्म लेते हैं, जहाँ भूख और अफ़लास जो है, वो बकसरत मौजूद है। इसलिए पाकिस्तान जो है, वो अपनी पूरी एफ़र्ट्स कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ अफ़गानिस्तान के हवाले से भी अभी 4 दिन पहले एक अफ़गानिस्तान के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें हुकूमती नुमाइंदगान और इसी तरीके से हमारे स्पीकर कौमी असेंबली जो थे, वो भी शरीक थे। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की और उन्होंने बड़ा वाज़ेह बताया। तो वहाँ मुझे भी बात करने का मौका मिला और मैंने यही कहा कि जहाँ उनके मामलात हैं, पाकिस्तानी कौम के भी और रियासत पाकिस्तान के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जैसे बाढ़ का मामला जो है, वो एक बहुत ख़तरनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार किया है। ज़ाहिर है, पाकिस्तान को इससे बहुत सारी मुश्किलात दरपेश हैं। दूसरा ड्यूरेंट लाइन का मामला है। हम भी अफ़गानिस्तान के अंदर जो अब नई हुकूमत बनी है, हम उसको वेलकम भी कर रहे हैं, हम हद्दुल इम्कान कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम जो है वो ये जानना चाहती है कि मौजूदा तालिबान की जो हुकूमत है, उसका क्या मौक़िफ़ है इन 2 अहम मामलात के ऊपर। तीसरी बात ये है कि उनके इंटरनेशनल मामलात, ये बात ठीक है कि जो उनके वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने ये बात कही है कि जनाब अख़ुंज़ादा साहब ने कि दुनिया जो है वो पाबंदियाँ अगर नहीं करती तो मुसलमान ममालिक कर दें। लेकिन मुसलमान ममालिक जैसे मैंने आपसे कहा कि उनको टेररिज़्म फाइनेंसिंग के अंदर पकड़ा जा सकता है। एफएटीएफ की तलवार हम पे लटक रही है। ठीक है। इसी तरीके से दीगर जो बैंकिंग का ठीक है, सेक्टर है, देखिए आपको मालूम हर है अपनी कि अपनी वो मजबूरियाँ मुख्तलिफ चाहे स्टॉक एक्सचेंज क्या क्या मजबूरियाँ हैं अब्दुल्ला गुल साहब, ये आप फरमा रहे हैं, लेकिन मुझे अब्दुल्ला गुल साहब एक और चीज़ बता दीजिएगा, मुझे मेरे देखने वालों के लिए, क्योंकि जितनी गहरी निगाह आपकी है, जितनी अच्छी तरह से मामलात आप समझते हैं, उस तरह से हम तक बहुत सारी चीज़ें जो वो नहीं पहुँच रही होती, तो इसीलिए आपको हमने ज़हमत दी है। ये जो आज मुल्ला हसन अख़ुंज़ादा ने कहा है जी कि हमने तो बहुत सारी जो दुनिया के हमसे फरमाइशें थीं, जो जो हमसे बहुत सारी शराइत थी, वो तो हमने पूरी कर दी हैं। कौन सी शराइत पूरी कर दी हैं? किन शराइत की बात कर रहे हैं वो? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया जो है, पहली बात है कि अमेरिका ये मैदान में तो हार के गया है और ज़ाहिर है अब अमेरिका अपनी जो बची हुई साख है, उसको हाँ, किसी सूरत जो है वो बचाना चाहता है। वो बिल्कुल। चाहता है कि कोई दरमियान में इंटरवीन करे और हुँ, उनको दरमियान में ये बावर कराए और उनकी कोई मिन्नत समाजत की जाए, हुँ, ताकि वो किसी सूरत जो है वो एक ऐसी सिचुएशन डेवलप कर लें कि वहाँ अपनी कांग्रेस को, अपने जो लोग हैं, अपना मीडिया है, उनको ये एक तसल्ली दिलवा दें कि देखें जी दुनिया के कहने के ऊपर अमेरिका ये काम कर रहा है। हकीकत इसके बरअक्स है। मसला ये है कि अगर दोहा में दफ्तर खुला था तो अमेरिका की मर्ज़ी से खुला था। अगर इन्खला हुआ तो अमेरिका की मर्ज़ी से हुआ। हुँ, अगर आज उनके अकाउंट्स फ्रीज़ किए गए तो अमेरिका की मर्ज़ी से किए गए। मसला ये है कि जो शराइत थी उनमें सबसे पहली शर्त ये थी कि मखलूत हुकूमत का बनाना। मखलूत हुकूमत का अगर बनना होता तो फिर दोहा मुज़ाकरात के दौरान ही बन गया होता, यानी कि अमेरिका ट्रू, वो शर्त नहीं मनवा सका। अब अच्छा, दूसरी शर्त ये है कि ख़वातीन की तालीम है तालीम। उसके अंदर, तो मेरे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है और मैंने इसके ऊपर एक पेपर भी लिखा है, तो हुँ, उसके हिसाब से वहाँ ख़वातीन को इजाज़त है। लेकिन उनके एक जो अभी मुश्किलात हैं मुआशी, वो इतनी ज़्यादा आगे गहरी हो चुकी हैं कि उनके पास तनख्वाहें देने के लिए मौजूद नहीं है। तो पैसे ये नहीं ज़ाहिर है हैं। एक बहुत अच्छा, बड़ा मैं अलमिया इसी है। तरफ आ रही थी। दूसरी अब्दुल्ला तरफ गुल साहब, सिर्फ स्कूल्स के अंदर ये इशू नहीं है ना। आप भी जानते हैं अस्पतालों के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। बहुत सारे और जो शुबे हैं जिनको खुले रहना चाहिए, जहाँ पर आवाम के लिए बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बेहतर नहीं हो रही हैं, बदतर हो रही हैं। क्यों? क्योंकि फंड्स नहीं हैं। अच्छा, अभी आज हमने ये देखा है कि अफ़गानिस्तान ने फिर से जो मुंजमद असासे हैं, जो अमेरिका की जानिब से किए गए हैं, उनकी बहाली का मुतालबा किया है। बराह रास्त अमेरिका को मुखातिब करते हुए अफ़गान वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था ना सर, कि वाशिंगटन ने जो मुंजमद असासे जो रखे हुए हैं, जो रोके हुए हैं, अगर वो उनको रिलीज़ कर देता है तो हमारी माशी मुश्किलात कम हो जाएंगी।
ऐसा है क्योंकि अमेरिका तो फिर वही डू मोर की रट लगाए हुए है, तो फिर कैसे मामला हल होगा? अमेरिका अपनी चीज़ पे कायम है, ये अपनी चीज़ पे कायम है, कोई दरमियानी रास्ता भी नहीं और दिखाई दे रहा है। अस्मा साहिबा देखें, एक तो पहली बात हमें बड़ा वाज़ेह जानना चाहिए है कि दुनिया ने जी। 1972 तक चीन जैसी बड़ी कुव्वत को, एक हुँ, इतना बड़ा मुल्क जो था उसको तस्लीम नहीं किया था। हुँ, तो क्या चीन आज दुनिया के नक्शे पे मौजूद नहीं है, या दुनिया की हुँ। मुआशी जो एक ताकत है वो सामने बन ताकत है। के उभर के नहीं आया? क्या एक ट्रू, न्यूक्लियर रियासत बन के नहीं उभरा आया? ट्रू। क्या एक अस्करी ताकत बनकर नहीं उभर के आया? तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले अफ़गानिस्तान में इंसाफ और अमन का मामला है। और जी। मुझे ये नज़र आ रहा है कि वहाँ इंसाफ और अमन जो है वो बेहतर हो रहा है सिचुएशन, हुँ, और ये सब इंटरनेशनल जराइद भी कह रहे हैं। अब अमेरिका का $9.5 बिलियन का मुंजमद करना मेरे ख्याल में ये गैर इखलाकी भी है और गैर कानूनी भी है। उसकी वजह ये है कि ना ही ये तालिबान हुकूमत की जो है वो कोई इजारादारी है या उनकी तो मलकियत फिर है ये सर ये पैसा, फरमा दीजिए, और ना ही ये ये माज़ी की अखलाकियात कौन हुकूमत का याद था। कराए अमेरिका को? कैसे याद आएँगी? ये कानून कैसे याद आएगा? गैर कानूनी भी है, गैर अखलाकी नहीं, भी नहीं, है, नहीं, नहीं। बैठक भी हो अस्मा चुकी है, साहिबा, पाकिस्तान में भी हो चुकी है ओआईसी वज़ीर-ए-ख़ारिजा की, उसमें भी ये मुद्दा उठाया गया, पाकिस्तान ने भी बारहा रिक्वेस्ट की है। तो क्यों ये अखलाकियात, क्यों ये कानून जो है वो अमेरिका को समझ नहीं आ रहा? कोई है जो समझाएगा सर? हाँ, वक़्त समझाएगा ना, उनको ये समझ आया ना, 20 साल के बाद उनको ये समझ आया, मैदान जंग में समझ आया, ग्राउंड के ऊपर समझ आया। जो मैं गुज़ारिश कर रहा हूँ कि ये जो पैसा है, ये अफ़गान कौम की अमानत है, और अगर इंसानियत जो है वो मुश्किल का शिकार है, तो ज़ाहिर है वो इंसानियत के ऊपर खर्च होना चाहिए पैसा। दूसरी बात ये है कि अगर 10 लाख वोटों के ज़रिए अशरफ गनी की हुकूमत को तस्लीम किया जा सकता था, हुँ, तो हुँ, तालिबान की तो एक बहुत बड़ी, अगर देखिए ना, अगर अमेरिकन के फिगर्स ही ले लें तो 85% प्लस उनकी हुकूमत थी एक वक़्त में, जब अभी काबुल फ़तह नहीं हुआ था, उनका कब्ज़ा था। तो फिर क्या वजह है कि अभी तक उनको तस्लीम नहीं किया जा रहा है? इसका मतलब है कि ये आहिस्ता-आहिस्ता बादल छँट जाएँगे। मेरे ख़्याल में चीन और रूस जो है, इस मामले पे पाकिस्तान के साथ बराह रास्त मशावरत के अंदर हैं, और पाकिस्तान एक बड़ा किरदार करने के लिए पैदा हुआ है। इंशाल्लाह माज़ी में भी पाकिस्तान ने हमेशा एक बहुत बिल्कुल जी। मजबूत किरदार अदा किया और अब भी करेगा। मेरा ख़्याल है कि वक़्त जो है वो अमेरिका को बहुत कुछ सिखा देगा, क्योंकि बहरहाल अब ये हकीकत है कि उनकी जो सियासत का म्यार है, वो तीसरी दुनिया के ममालिक की सियासत के ये तो बराबर होगा आ ही, गया बिल्कुल है साहब कि हमेशा की इंटरनेशनल तरह ये रिपोर्ट्स जो के आप कह रहे हैं मुताबिक। वक़्त उनको यानी कि समझा देगा। अमेरिका हमें अपनी अमेरिका को आए लेकर दिन भी ये कहना अफ़ादियत पड़े को कि बड़ी देर की मेहरबान आते-आते, बड़ी देर में उनको ख़्याल आया कि जिस जंग से कुछ हासिल वसूल नहीं है तो चलो सारा साज़ो-सामान उठाओ। जैसे भी है अब जो भी हशर हमने कर दिया इसको यहीं छोड़ दो और निकल जाओ। तो ये ना हो कि आगे चल के भी बहुत लेट कर दिया जाए, बहुत देर ताख़ीर कर दी जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब, हमारी ख़्वाहिश रहती है आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो पता चल सकें हमें। दौरानिया हमारे प्रोग्राम का जो है वो ज़ाहिर है मुख्तसर होता है, आपसे भी बात करनी है, दीगर गेस्ट भी मौजूद होते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे किसी दिन ख़ास हम अफ़गानिस्तान के ऊपर ही आपसे एक बैठक जो है वो लाज़मी रखें। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब आपके वक्त के लिए, सर आप हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, अब्दुल्ला गुल साहब बात कर रहे थे कुछ उन हुकूक की जो अफ़गानिस्तान में अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं दिए जा रहे हैं, और इस पर अमेरिका जो है एक समझ लें कि बहाना बनाए हुए है, उसको एक चीज़ मिल गई है, उस पर वो बार बार बात करे जी ख़वातीन के हकूक़ नहीं है, अक़लियतों के हकूक़ नहीं है, ये आज़ादी नहीं है, वो आज़ादी नहीं है, इसलिए मैं भी जी आपके जो मुंजमद असासे हैं वो नहीं रिलीज़ कर रहा, नहीं आपको दे रहा। हमें आपको एक और जगह की याद दिलानी है। कोई दिन ऐसा नहीं होता है जब हम उसका जिक्र ना कर रहे हों, जब हमारे दिलों में वहाँ के लोगों का एहसास ना हो। मैं जिक्र कर रही हूँ मकबूजा कश्मीर का, लेकिन आज मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो आवाज़ हमें सुनाई दी है वो लंदन से सुनाई दी है। खबर हमारे पास ये है लंदन से आपके लिए कि एक लॉ फर्म है वहाँ पे जिन्होंने मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम में भारतीय आर्मी चीफ और वज़ीर दाखिला अमित शाह के मुलविस होने के सबूत जमा करा दिए हैं, ठोस शवाहिद जमा करा दिए हैं। लंदन की स्टॉक वाइट नामी ये लॉ फर्म है। कहना इनका यह है कि मकबूजा कश्मीर में जारी जंगी जराइम में इन दोनों का किरदार बिल्कुल वाज़ेह है। जंगी जराइम का मुर्तकिब होने वाले दोनों अफराद की फौरी गिरफ्तारी के लिए लॉ फर्म ने बरतानवी पुलिस को बाकायदा दरखास्त जमा करा दी है। स्टॉक वाइट नामी बरतानवी लॉ फर्म की जानिब से लंदन के मेट्रोपॉलिटन पुलिस के जंगी जराइम यूनिट को जामे शवाहिद जमा कराए गए हैं, जिनके मुताबिक मकबूजा कश्मीर में समाजी कारकुनान, सहाफ़ियों और आम शहरियों पर तशद्दुद, अगवा और कत्ल के पीछे भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज शामिल हैं, और साथ ही साथ उनके जो वज़ीर दाखिला हैं अमित शाह, जो आए दिन कोई ना कोई इंसानियत को लेकर बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े बयान उनके सामने आते रहते हैं।
लॉ फर्म ने कहा है कि 2020 और 2021 के दरमियान पेश आने वाले वाकयात के हवाले से 2000 से ज़ायद शहादतें भी पेश की गई हैं। इसके अलावा 8 नामालूम सीनियर भारतीय फौजी एहलकार पर भी कश्मीर में जारी बर्बरियत और तशद्दुद में बराह रास्त मुलविस होने के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। स्टॉक वाइट के मुताबिक ये दरखास्त गुज़िश्ता हफ्ते गिरफ्तारी से कबल तशद्दुद का सामना करने वाले कश्मीरी समाजी कारकुन मोहम्मद एहसन अंतो और भारतीय जेल में कैद के दौरान शहीद होने वाले अलहदगी पसंद रहनुमा ज़िया मुस्तफ़ा के अहल खाना की जानिब से दायर की गई है। ज़िया के अहल खाना का कहना है कि जेल में कैद मुस्तफ़ा को 2021 में भारतीय हुकाम ने मावराए अदालत कत्ल कर दिया था। भारतीय हुकाम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लंदन पुलिस को ये दरखास्त उसके आलमी दायरा इख्तियार के तहत दी गई है। इस इख्तियार के तहत दुनिया में कहीं भी इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ किसी दूसरे मुल्क में मुकदमा चलाया जा सकता है। नाज़रीन, भारत में गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान जोर पकड़ती अलहदगी पसंद तहरीक को कुचलने के लिए भारतीय फौज की जानिब से हज़ारों शहरियों को कारकुनान को शहीद किया जा चुका है। कश्मीरी और बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमों ने तवील अरसे से भारतीय फौजियों पर भारतीय तसल्लुत के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ मुनज़्ज़म तशद्दुद और गिरफ्तारियों का इल्ज़ाम लगाती रही है। गेस्ट हमारे साथ हैं जी, ज्वाइन कर रहे हैं हमें डॉक्टर अख्तर गुलफाम साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं लंदन के अंदर। ये जो लॉ फर्म है, किस तरह से जो इससे सबूत पेश किए हैं वो अहमियत रखते हैं? क्या ये दोनों शख्सियात जिनके बारे में कहा जा रहा है ये वहाँ पर पेश हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, बुलाया जा भी सकता है, नहीं बुलाया जा सकता, क्या इख्तियारात हैं इस लॉ फर्म के? यही जानने के लिए डॉक्टर अख्तर गुलफाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी लंदन से। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अख्तर गुलफाम साहब। वालेकुम सलाम। थैंक्स वेरी मच हैविंग मी ऑन योर शो। आपका शुक्रिया डॉक्टर अख्तर साहब कि आप वक्त निकाल रहे हैं हमारे लिए और इस खास खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, पहले तो मुझे ये ज़रा बता दीजिएगा, ये स्टॉक वाइट नामी जो लॉ फर्म है, क्या इसके पास इख्तियारात हैं? फिर थोड़ा ये फरमा दीजिएगा क्या सबूत पेश किए गए हैं? फिर ये भी फरमा दीजिएगा कि ये जो सबूत हैं या जो इसके इख्तियारात हैं, इनके तहत ये जो 2 शख्सियात हैं बड़ी इंडिया की, भारत की, इनको वहाँ बुलाया जा सकता है, किया जा सकता है इनके खिलाफ कुछ? जी आसमा, सबसे पहली बात तो ये है कि लॉ फर्म जो है वो खुद नहीं बुला सकती, लेकिन जो पुलिस है जिसको ये एप्लीकेशन दी गई है, डॉक्टर साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अब आ रही है, पहले वीक थी आवाज आपकी। डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिएगा। आप सही फरमा रहे हैं कि लॉ फर्म नहीं कर सकती है, ज़ाहिर है लॉ फर्म ने पुलिस के पास जाना था, लॉ फर्म जो है पुलिस के पास पहुंच चुकी है। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज, चूंकि जो अमित शाह हैं वो हैं वजीर दाखिला भारत के, और जो मनोज हैं वो हैं उनके आर्मी चीफ। सो इनके पास डिप्लोमेटिक जो है वो तहफ़्फ़ुज़ होता है, लेकिन जब वो वजीर दाखिला नहीं रहेंगे, जब वो चीफ नहीं रहेंगे, और जब वो बरतानिया आएंगे और जिस वक्त उनके पास डिप्लोमेटिक राइट्स नहीं होंगे, तो उनको गेट अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, और उससे पहले अभी कुछ सबूतों के बारे में आप बताएंगे क्या कुछ उसमें चीज़ें शामिल हैं? जामे सबूत के हवाले से कहा जा रहा है कुछ 8000 लोगों के और भी खिलाफ कहा जा रहा है। वो जो 8000 लोग हैं उनके खिलाफ भी नहीं हो सकती है कोई कार्रवाई? अभी अगर वहाँ की पुलिस चाहे भी, उनको भी इसी तरह का कुछ इस्तिस्ना हासिल है, या वो लोग जिनको इस्तिस्ना हासिल नहीं है उनके खिलाफ कुछ कर सकती है वहाँ की पुलिस जो है? ये रिपोर्ट जो है ये वजीर दाखिला के खिलाफ है और आर्मी चीफ के खिलाफ है, और इसके अलावा 8 जनरल हैं उनके खिलाफ है। लेकिन जब तक ये उन सर्विस हैं, जब तक इनको डिप्लोमेटिक तहफ़्फ़ुज़ है, बरतानवी पुलिस जो है वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन उसके बाद जिस वक्त उनको ये तहफ़्फ़ुज़ खत्म हो जाएगा, पुलिस जो है उनको अरेस्ट कर सकती है। अच्छा, मुझे कुछ बताइएगा कि ये जो गुज़श्ता दिनों हमने देखा था, जेनोसाइड वॉच की जानिब से भी एक रिपोर्ट सामने आई थी, 20 करोड़ मुसलमानों की नस्लकुशी की गई है, मनसूबाबंदी भी की जा रही है भारत के अंदर। इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि आप वहाँ पर हैं, लंदन के अंदर मौजूद हैं, वहाँ के सहाफ़ती हल्के जो हैं वो क्या सोच रखते हैं? पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है वो बहुत ज़्यादा काम करती हुई हमें दिखाई दे रही है। अक़वाम मुत्तहिदा का फ़ोरम हो, कोई और कहीं पर अहम मीटिंग हो रही हो, हमारे वज़ीर ख़ारिजा कहीं पर जाएँ तो मकबूज़ा कश्मीर का मसला ज़रूर उठाते हैं। उस तरह से हाईलाइट हो रही हैं मकबूज़ा कश्मीर के हवाले से चीज़ें बरतानिया के अंदर जिस तरह से होनी चाहिए? जी बिल्कुल हो रही है। जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए हैं और उस वक्त से ये काफी इम्प्रूव हुआ है। यहाँ तक आपने बात की भारत के अंदर 20 करोड़ मुसलमानों को के कत्लेआम की या उनको जेनोसाइड करने की, तो ये वो सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये
वहाँ पे सिखों के खिलाफ है, उसके अलावा वहाँ पे जो क्रिश्चियन है उनके खिलाफ है। सो ये तो हिंदुत्व जो है, ये जो मोदी गवर्नमेंट है, ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसका सिर्फ मेन मकसद ये है कि वो इलेक्शन में कामयाब हो, और जब वो इलेक्शन करीब आते हैं तो वो इस तरह के शोशे जरूर छोड़ते हैं। जो आपने बात की इनके मुकदमात की, जो रिपोर्ट की है मेट्रोपॉलिटन पुलिस को यहाँ लंदन के अंदर, सो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आज के दौर में शायद ना हो, मौजूदा वक्त में ना हो, आज या कल ना हो, लेकिन इन फ्यूचर ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी तस्वर की जाएगी। गो इसमें पाकिस्तानी सफारत खानों का बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये अगर इसकी अंदर तहकीकात होंगी, ये 8,000 से ज्यादा लोग हैं जिनके साथ ये जुल्म हुआ है कश्मीर के अंदर, कश्मीर को लॉकडाउन किया हुआ है, उनका हुकूक जो है उनको तस्लीम नहीं किए जा रहे हो, वहाँ पे नेट की सर्विस नहीं है, वहाँ को आने की जाने की इजाजत नहीं है, वो बगैर गवर्नमेंट को पूछे हुए वहाँ से फ्लाई नहीं कर सकते। आपके इल्म में होगा बीजेपी सरकार ने कश्मीर प्रेस क्लब को भी ताले लगा दिए हैं, इसके ऊपर बड़ी आवाज उठाई जा रही है, खासतौर पर आलमी सहाफती तंजीमें जो हैं। तो क्या आप लोग कुछ ऐसा सोच रहे हैं लंदन की जो सहाफ़ी बरादरी है ख़ास तौर पर कि कुछ प्रेशराइज किया जाए इंडिया को, ये जो प्रेस क्लब है इसको तो खुलवाया जाए ना, ये तो कहीं का कानून नहीं है, इसको तो तस्लीम किया ही नहीं जाना चाहिए। तो क्या लाए अमल वहाँ पर इख्तियार किया जा रहा है बरतानिया में ख़ास तौर पर हमारे सहाफ़ी भाइयों की जानिब से? यहाँ के सहाफ़ी जो हैं वो बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत मुतहर्रिक हैं, और यहाँ पे जो नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है बरतानिया के जो सहाफ़ी हल्के यहाँ जाते हैं, जो एक तंजीम है, उनके साथ मिलकर यहाँ पे वैसे तो 3-4 क्लब हैं, लेकिन जो बड़ा क्लब है वो सेंट्रल पाकिस्तान प्रेस क्लब है। उसके तहत मैनचेस्टर के अंदर भी मुजाहरे हुए, यहाँ लंदन के अंदर भी मुजाहरे हुए। सो पाकिस्तानी यहाँ जो जर्नलिस्ट हैं, यहाँ पे जो पाकिस्तानी सहाफ़ी बरादरी है, और उसके अलावा जो कश्मीरियों के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमें हैं, वो यहाँ पे बहुत मुतहर्रिक हैं। और अभी फरवरी आएगा, 5 फरवरी को भी वहाँ पे इंडियन हाई कमीशन के सामने मुजाहरा होता है, हर साल होता है, और इस साल तो काफी बड़ा मुजाहरा होने जा रहा है। तो पाकिस्तान के जो सफारती हल्के हैं, पाकिस्तान की जो सहाफ़ी बरादरी है, और खासकर जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, पाकिस्तान और कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनकी बहुत सारी हमदर्दियां जो हैं इन कश्मीरियों के साथ हैं, जो लॉकडाउन के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ ना पानी है, यहाँ ना लाइट है, यहाँ ना इंटरनेट है, यहाँ ना अखबार है, ना कुछ है, और वो एक पूरी दुनिया के अंदर एक सबसे बड़ी सिविल जेल बना दी है जो मोदी गवर्नमेंट ने। और जो इलेक्शन करीब आता है, मोदी गवर्नमेंट जो है, बीजेपी की गवर्नमेंट जो है, वो ये हरबे इस्तेमाल करती है। अब भारत के अंदर जो है 5 रियासतों के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, और मोदी जो है वो कोई ना कोई ड्रामा जरूर करेगा, ये मेरी प्रेडिक्शन है। और इन 5 रियासतों के जो इलेक्शन है वो हर हाल में मोदी गवर्नमेंट जीतना चाहती है। जो प्रेडिक्शन है, ये जो खदशा है, ये बहुत सारे हलकों की जानिब से इसका इजहार किया जा रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इलेक्शन सर पर हों और मोदी जो हैं वो पाकिस्तान के हवाले से खास तौर पर कोई ऐसा प्रोपेगेंडा ना करें, कोई ऐसा ड्रामा ना रचाएं, क्योंकि पहले भी वो इलेक्शन में इसी वजह से आए हैं। वहाँ पर जो मौजूद अकलियतें हैं, खासतौर पर जो मुसलमान हैं, उनको निशाना बनाकर जिस तरह से वो RSS के नज़रिए पर गामजन है, तो अभी ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कोई इस तरह का ओछात कंडा जो है वो ना करें। और इसी का एक सिलसिला ये भी है, जिस तरह से वहाँ मकबूजा कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, उसी पर आप बात कर रहे थे। डॉक्टर अख्तर गुलफाम साहब, सीनियर सहाफ़ी लंदन से, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। आप हमें बता रहे थे कि लंदन में सहाफ़ी बरादरी जो है ख़ास तौर पर क्या सोच रखती है उन इक़दाम के हवाले से जो मकबूजा कश्मीर के अंदर किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर भारत को लेकर, और फिर भारत के अपने अंदर जो वहाँ पर अक़लियतों के साथ सलूक हो रहा है, मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ, खुद हिंदू वहाँ पर जो बेचारे हैं जिनको वो क्या कहते हैं कमतर हिंदू समझते हैं, उनके साथ क्या किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें भी बरतानिया के अंदर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं, इस पर बात भी हो रही है, ये हमें बता रहे थे जी डॉक्टर अख्तर गुलफाम साहब। आगे हमें बढ़ना है और अब हमें प्रोग्राम में बात करनी है, वक्त ऐसे प्रोग्राम का कम रह गया है। यूरोपीय पार्लियामेंट के इलेक्शन की जहाँ माल्टा से ताल्लुक़ रखने वाली जो एक खातून हैं रॉबर्टा मेत्सोला, उनको उनकी सालगिरह के दौरान बड़ा तोहफा मिला है। यूरोप के छोटे से मुल्क माल्टा से ताल्लुक़ रखने वाली ये 43 साला खातून हैं। इन्होंने अक्सरियत से जीत कर यूरोपीय पार्लियामेंट की सबसे कम उम्र सदर होने का एजाज़ हासिल कर लिया है। उन्होंने 705 में से 458 वोटों की अक्सरियत से इलेक्शन जीता। वो यूरोपीय यूनियन के
आला ओहदे तक पहुंचने वाली 3 ख्वातीन में से एक हैं। रॉबर्टा का इंतखाब जो है यूरोपीय पार्लियामेंट के स्ट्रासबर्ग के मुनक्कद होने वाले इजलास के दौरान अमल में आया। उनका ताल्लुक पार्लियामेंट के यूरोपियन पीपल्स पार्टी ग्रुप से है। वो अगले 2.5 साल तक यूरोपीय पार्लियामेंट की सदारत करेंगी। 43 साला ये जो रॉबर्टा हैं पेशे के लिहाज से वकील हैं और 2013 में पहली बार यूरोपीय पार्लियामेंट की मेंबर भी मुंतखब हुई थी। यूरोपीय पार्लियामेंट के साबिक सदर जो हैं बीमारी के बायस होने वाली मौत के बाद रॉबर्टा को वहाँ का सदर मुंतखब किया गया है। उनकी ज़िंदगी में आपको बताएं कि वो पार्लियामेंट में नायब सदर के ओहदे पर फाइज रह चुकी हैं, ये काम कर चुके हैं और अब ये यहाँ की सदर जो हैं ये मुंतखब हो गई हैं। खैर बड़ी कामयाबी और ख़ासतौर पर ऐसी कामयाबी जब कोई ख़वातीन हासिल करती हैं, कोई खातून इस तरह की कामयाबी हासिल करती है तो उसको डिस्क्राइब करना बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए नहीं कि मैं खुद एक खातून, बल्कि इसलिए अच्छा लगता है कि ख़वातीन के लिए बहुत सारे ममालिक के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ के अंदर ख़वातीन को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। सिर्फ पाकिस्तान जैसे ममालिक में, भारत जैसे या और जो ममालिक हैं तरक्की पजीर ममालिक जिनको कह लें, वहाँ पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो ममालिक जिनको हम समझते हैं बहुत तरक्की याफ्ता हैं, वहाँ भी ख़वातीन को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये भी सारे मसाइल से निपटने के बाद कोई खातून इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करती है तो उसको अप्रिशिएट किया जाना यकीनन अच्छा ही महसूस होता है। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं और अभी हमें बात करनी है जनूबी अमेरिका में वाक़ मुल्क कोलंबिया की। बताना हमें आपको यह है कि लातीनी अमेरिका के जो मुल्क है ये गुज़श्ता कई सालों से इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले कारकुनान के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता आया है। एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट ये बता रही है कि सिर्फ गुज़श्ता 1 साल के दौरान कोलंबिया में इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले 145 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। 1 साल में नाज़रीन आप सोचिए 145 लोग जिनको कत्ल कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो आवाज़ उठा रहे थे। किसके लिए आवाज़ उठाए थे? इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहे थे। सिर्फ यही नहीं हुआ है बल्कि 2020 में कत्ल होने वाले कारकुनान की तादाद 180 रिकॉर्ड की गई है। क्या वजूहात हैं? कोलंबिया में इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ खुद क्यों महफूज नहीं हैं? रीज़न क्या है? क्यों इतनी बड़ी तादाद में इनको कत्ल किया जा रहा है? कौन लोग इनको कत्ल कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें समोई हैं हमने आपके लिए एक पैकेज के अंदर, एक रिपोर्ट के अंदर। आपको दिखाते हैं। दुनिया भर के 20 पुरतशद्दुद ममालिक में से 17 लातीनी अमेरिका में वाक़ हैं। इस फहरिस्त में कोलंबिया पिछले कई सालों से पहले नंबर पर मौजूद है। इंसानी हुकूक और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले कारकुनान के लिए कोलंबिया इस साल भी सबसे ज्यादा खतरनाक मुल्क साबित हुआ है। पिछले चंद सालों के आदादो शुमार देखे जाएं तो कत्ल होने वाले कारकुनान में सबसे ज्यादा माहौलियात के शोबे से वाबस्ता हैं और कोलंबिया में मकामी लोगों की जमीन पर मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। ऐसे लोगों की आवाज दबाने के लिए इन ग्रोहों का किराए के कातलों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कोलंबिया में सैकड़ों मुसल्लह ग्रोह इस वक्त मुतहरिक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलंबिया में 13,000 से ज्यादा अफराद इन पर मुसल्लह गिरोहों से मुंसलिक हैं। ये मुसल्लह गिरोह न सिर्फ गैर कानूनी मंशियात के अड्डे चलाते हैं बल्कि अगवा बराए तावान, किराए के कातलों के तौर पर भी काम करते हैं। इस साल ज्यादातर हलाकतें इन्हीं इलाकों में रिपोर्ट हुई जहां मंशियात के स्मगलर काम करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कोलंबिया में 1998 से अब तक 3500 से ज्यादा इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ों को इन मुसल्लह गिरोहों की जानिब से कत्ल किया जा चुका है। इन गिरोहों की कार्रवाइयाँ सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं बल्कि कोलंबिया के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ इन गिरोह के लोगों के आजादाना घूमने फिरने पर कर्फ्यू के जरिए पाबंदी लगाई हुई है। गिरोहों की आपस में लड़ाई और ताकत के मुजाहरे के लिए मुख्तलिफ गिरोहों ने अपने इलाकों में बारूदी सुरंगें भी बिछा रखी हैं। कोलंबिया में मुसल्लह गिरोहों के बढ़ते तशद्दुद और कत्ले आम में इजाफे को रोकने के लिए हुकूमत और मुल्क के सबसे बड़ा गिरोह रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया के दरमियान 2016 में अमन मुआहिदा किया गया था, लेकिन अमन मुआहिदे के बाद नए गिरोहों ने ताकत के जोर पर लड़ाई जारी रखी हुई है और कोलंबिया की हुकूमत की नाअहली भी इन वाक़यात में मुसलसल इजाफे का बायस है। कोलंबिया के हवाले से सिचुएशन जो कि अफसोसनाक है हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन नाज़रीन अभी प्रोग्राम में मुझे आपसे छोटा सा एक सवाल करना है। सवाल ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास 5G फ़ोन है ना, जिसके अंदर 5G सर्विस जो है वो फराम कर दी गई है। बहुत सारे ममालिक के अंदर बहुत सारे लोगों के पास ये फ़ोन है, लेकिन अब हुआ क्या है कि अमेरिका के जो एयरपोर्ट्स हैं जहाँ 5G सर्विस को फराहम किया जाना था ताकि लोग अपने मोबाइल फ़ोन में इसको इस्तेमाल कर सकें, ये फैसला वापस ले लिया गया है, फिर से वापस ले लिया गया है। फ़ज़ाई कंपनियों का मौक़िफ़ ये है कि जी 5G सर्विसेज जो हैं वो हवाबाजी में शदीद मुदाखलत कर सकती हैं, जिस पर दोनों अमेरिकी मोबाइल कंपनियों ने कुछ एयरपोर्ट्स पर 5G सर्विस की फराहमी मुलतवी कर दी है। टेक्नोलॉजीज़ के इस जदीद मनसूबे पर किन फ़ज़ाई कंपनियों को खदशात थे और क्या ये हमेशा रहेंगे? क्या कभी भी लोग एयरपोर्ट्स पर ये सर्विस इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे? इस पर रिपोर्ट है हमारे पास, पहले वो देखते हैं।
अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर वसी कवरेज और तेज रफ्तार इंटरनेट सर्विस की फराहमी का आगाज न हो सका। फ़िज़ाई कंपनियों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि 5G से आरास्ता मोबाइल फोन्स की एयरलाइंस की टेक्नोलॉजी में मुदाखलत पर खदशात हैं। 5G फ्रीक्वेंसी परवाज की ऊंचाई की पैमाइश और हिफाजत करने वाले आलात को मुतासर कर सकती है, लिहाजा इन्हें हवाई अड्डे से दूर रखा जाए। अगर इस टेक्नोलॉजी की फराहमी के मंसूबे को न रोका गया तो मुसाफिर और कार्गो तैयारों को ऑपरेशनल मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। खबरदार भी किया कि कुछ एयरलाइंस को अपने तैयारे ग्राउंड और परवाजें मंसूख करना पड़ सकते हैं। अमेरिका की 10 बड़ी एयरलाइंस ने अमेरिकी एविएशन हुकाम को एक खत के जरिए खबरदार किया था कि 5G की अनकरीब शुरू होने वाली सर्विस परवाजों में बड़ी रुकावट का सबब बनेगी। मुत्तहिदा अरब इमारात, 2 जापानी एयरलाइंस समेत दीगर फ़िज़ाई कंपनियों ने 5G टेक्नोलॉजी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दूर न होने की सूरत में अमेरिका के लिए सर्विसेज मुअत्तल करने की धमकी दी थी। 5G टेक्नोलॉजी के जहाजों के लिए खतरा बनने के हवाले से कप्तानों की आलमी तंजीम एफ़ाल्पा की जानिब से भी खबरदार किया गया। मुवासलाती कंपनियों ने सर्विस की फराहमी महदूद करने के दबाव के सामने झुकते हुए अपनी बेचैनी का भी इजहार करते हुए कहा कि रेगुलेटरी इदारों के पास 5G सर्विस की शुरुआत की मंसूबाबंदी करने के लिए 2 साल थे। अमेरिका में 5G सर्विसेज की फराहमी में ये तीसरा इल्तवा है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।